ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये सीबीएसई 2026 के सेट 1 और सेट 2 में पूछा गया था। तब ये जो फेरस सल्फेट निर्जलीय वाला है, इसका कलर क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कहानी बना देंगे, इस कलर का ये था, उसको हीट किया तो इस कलर का हो गया, उसको और हीट किया तो ऐसे से ब्रेक हो गया, है ना। कौन कौन सी गैस निकलती है इस पर एमसीक्यू पूछा गया अभी 2026 वाला एग्जाम हुआ था जो, ठीक है, उसमें। ठीक है, तो या एक बात या और याद रखना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है भूल रंग की गैस होती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, इसका कलर होता है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, ये जो लेक्चर रहेगा ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका लेक्चर 3 रहेगा। और ये आरएम बैच का एक फ्री लेक्चर है जो आप यूट्यूब पर भी देख पाओगे, ऐप पर भी देख पाओगे, है ना। और अगर आपको कंप्लीट ये बैच ज्वाइन करना है, आरएम बैच, है ना, जिसमें आपको सारे लेक्चर मिले, तो आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना। वहाँ पे आपको आरएम 3.0 मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्लास 10th की NCERT के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, आप CBSE बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, अगर NCERT के जो चैप्टर्स हैं वो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक, PYQs के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आप आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल ये जो चैप्टर है इसके हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, है ना। लेक्चर नंबर 1 भी फ्री है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है ये लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही मैं आपको पिछले कुछ ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में किस किस तरह के क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं वो बताता रहूँगा, ताकि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट सीखो आपको ये आइडिया लग जाए कि यहाँ पे किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, है ना। अगर आपको ऐसा आइडिया एक बार थोड़ा थोड़ा लगना चालू हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ आने चालू हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो भाई एक अलग ही मैजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको एक कंप्लीट बैच चाहिए तो आप आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो तीसरा लेक्चर है, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और सबसे पहला जो प्रकार हमें पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सर? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करें और एक नया पदार्थ बना दें, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है सर? मान लो एक पदार्थ A है, दूसरा B है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और एक नया पदार्थ C बना दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 पदार्थों ने मिलके एक नया पदार्थ बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। 2 से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं जो मिलके कोई एक बना दे, है ना। तो कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो एक होना चाहिए, ये है, एक से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर देखो, जैसे कि, है ना, ये जो रिएक्शन है, अब जो भी मैं आपको अभिक्रिया पढ़ाऊंगा ना, आपको मैं सिंपली ऐसे नहीं पढ़ा दूंगा कि देखो ये और ये मिलके ये बन गए, नहीं नहीं नहीं। ये इस अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रिया है ना, उन पे घुमा फिरा के किस तरह से सवाल पूछते हैं भाई साहब, वो सब मैं आपको साथ के साथ बता चलूंगा। आप ये लेक्चर देखो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इसका एक उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसमें जब हमने वाटर मिलाया, यानी इसको पानी से रिएक्ट कराया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो क्या बना अपने पास बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ से हीट भी रिलीज हो रही है, ऊष्मा भी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा भी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अभी वो आएगा। फिलहाल अभी आप समझो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में देखो, ये जो था, इन दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। तो 2 पदार्थों ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है साहब कि इस अभिक्रिया के ऊपर घुमा फिरा के ना कई चीजें पूछ लेते हैं आपसे पेपर में। जब आप पेपर में देखोगे ना, ठीक है ना, तो आपसे कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड का जिक्र ही नहीं किया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिख रहे होंगे, वहां पे लिख रहे होंगे बिना बुझा चूना। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही बिना बुझा चूने की बात की जाए तो समझ जाना कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल नेम है, मतलब CaO का जो केमिकल नेम है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जो कॉमन नेम है, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, वो है बिना बुझा हुआ चूना। ये बात आप याद रखना, कई जगह आपके काम आएगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पे बन रहा है ना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करने के बाद, है ना, उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आपको याद होना ही चाहिए इसका केमिकल नेम। लेकिन है आम बोलचाल की भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो रिएक्शन है,
है ना, इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है, जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, निकलती है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, है ना। अब आप कहोगे दोनों कैसे? अरे यार, जैसे देखो ना, आप कहीं पे स्टूडेंट हो, कहीं पे किसी के दोस्त भी हो तो आप ही ना, तो मतलब अगर आपको अलग अलग नज़रों से देखा जा रहा है तो आप अलग अलग चीज़ नज़र आ रहे हो, कहीं किसी के दोस्त नज़र आ रहे हो, कहीं किसी के स्टूडेंट नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही जब इस अभिक्रिया को इस बेस पे देखा जाएगा कि इसमें से हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट इसको देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हीट अगर रिलीज हो रही है तो हम इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसको इस नज़र से देखेंगे कि भैया एक से ज़्यादा लोगों ने मिलके एक नया उत्पाद बना दिया, तो फिर उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोग का मतलब ही क्या है भाई? जुड़ जाना। तो ये दोनों मिलके जुड़ रहे हैं और एक हो जा रहे हैं और एक नया पदार्थ बन जा रहा है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया भैया, है ना, अभी तक उसमें, है ना, याद रखना संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ ये रिएक्शन याद रखना, बहुत जगह काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बनता है, साथ में हीट रिलीज होती है सर, यहाँ से, है ना, हीट रिलीज होती है। इनका ये कॉमन नेम आप याद रखना। अब इसी अभिक्रिया पे कुछ और बातें हैं जो कर लेते हैं, ताकि अगर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वो भी बता पाओ, ठीक है। देखो यही अभिक्रिया है जो हमने लिखा ना यहाँ पे, ठीक है, यही अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, H2O मिलके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, प्लस में ऊष्मा रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे पूछा जाता है कि किस चीज का इस्तेमाल सफ़ेदी, दीवार पे सफ़ेदी होती है ना, दिवाली आती है या फिर कोई त्यौहार आता है, घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो आपने देखा ना व्हाइट वॉश किया जाता है, घरों में सफ़ेदी की जाती है। जो सफ़ेदी की जाती है वो किस चीज़ की जाती है ज़्यादातर? है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो ऊपर दी गई है अभिक्रिया, है ना, इसमें निर्मित बुझे हुए चूने, है ना, जो बुझा हुआ चूना है, ठीक है, बुझा हुआ चूना जो है ना, इसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, इसी रिएक्शन पे बेस्ड है ना, इसी रिएक्शन का मतलब थोड़ा और आगे अगर हम पढ़ें तो, कि भैया जब हमने दीवार पे सफेदी कर दी, है ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन पोत दिया भैया दीवारों पे, ठीक है, तो कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद उन दीवारों पे थोड़ा एक्स्ट्रा चमक आ जाती है। अब ये एक्स्ट्रा चमक कहाँ से आई? उसका रीजन है सर कि जब आपने इसका इस्तेमाल किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझे हुए चूने का, तो बुझा हुआ चूना यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये दीवारों पे आपने लगा दिया, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है भैया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में मौजूद है, इस बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और एक नया कंपाउंड बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चमक आ जाती है। आप याद रखना कि जो संगमरमर होता है इसका भी रासायनिक सूत्र CaCO3 है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसीलिए 2-3 दिन बाद उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा चमक आ जाती है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती क्यों है फिर से बता देता हूँ कि जो यहाँ पे हमने पोता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, उसने हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करी और कैल्शियम कार्बोनेट को जन्म दिया, यानी कि इसको बना दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात अगर यहाँ तक समझ में आई है तो देखो, अगर आपने इसके बारे में इतना पढ़ लिया तो भैया काफ़ी है। इस रिएक्शन को कितना भी घुमा फिरा के क्लास 10th लेवल पूछ ले, इतना ही पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया कुछ और उदाहरण आप देख पाओगे यहाँ पे कि जैसे भैया कोयला था, कोयला में क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। कोयला था, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने का मतलब क्या है? यहाँ पे दहन कराया जा रहा है उसका, है ना। अब यहाँ पे हम आग लगा के नहीं दिखा देंगे, है ना। कोयले का दहन का मतलब है कार्बन को हम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी का भी दहन कराया जाएगा यहाँ पे तो आपको माचिस की तीली लेके यहाँ पे आग नहीं लगा देनी है पेपर में। जो आप लिख रहे हो वहाँ पे क्या लिखना है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ ही, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा, दहन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखोगे तो दो अलग अलग लोग मिलके एक बना दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन है अगर, है ना, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली और क्या बन गया सर? पानी बन गया। तो ये भी क्या है भाई साहब? ये भी क्या है?
ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ऊष्माक्षेपी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम देख भी चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, रिलीज हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, है ना। पहले, अब तो खैर डायरेक्ट बुझा हुआ चूना मार्केट में आने लगा है ना। पहले क्या होता था कि जैसे किसी को सफ़ेदी वगैरह करनी होती थी ना, तो पहले वो कैल्शियम ऑक्साइड दुकान से लेके आते थे। घर पे जो मजदूर वगैरह होते थे सफ़ेदी करने के लिए, है ना, वो उसमें पानी मिलाते थे। तो जैसे सब दिवाली वाली पे जब सफ़ेदी वेदी होती थी, ठीक है, तो अब मैं देखता था जब मैं छोटा था कि उसमें से ऐसे बुलबुले उठ रहे हैं और वो पानी एकदम हीट हो जा रहा है। तो उस समय बड़ा अजीब लगता था कि यार पानी डाल रहे हैं फिर एकदम गर्म कैसे हो जा रहा है, बट वो इस रिएक्शन के कारण होता था, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, ठीक है, क्या बनता था वहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका जो जलीय विलयन है, और हीट रिलीज होती थी, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो अगर हीट रिलीज हो रही है ना सर, तो आप समझ जाओ कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब निकलती है ये, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भैया, है ना, CH4 प्लस में O2 क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, साथ ही साथ क्या रिलीज हो रही है, ऊर्जा। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। यहाँ पर है ना, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्रेक होता है ना, श्वसन के दौरान, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है और ऊर्जा रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बात याद रहे यार कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये वाली, ये संयोजन अभिक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ये दोनों ऊष्माक्षेपी तो हैं, लेकिन ये दोनों संयोजन नहीं है भाई। संयोजन में एक प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे एक नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अभी मेरा मतलब है ऊष्माक्षेपी। अभी इससे पहले हमने जो संयोजन पढ़ी थी, ये वाली संयोजन है, दो लोग मिलकर एक चीज बना रहे हैं, बट ये दोनों संयोजन नहीं है, ये सिर्फ ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बात कर लेते हैं वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया की। नाम से ही पता लग रहा है भैया, वियोग हो गया मतलब वियोजन मतलब टूट गया वो, अपघटन मतलब टूट गया वो, है ना, डिकम्पोज हो गया, है ना, इंग्लिश के भी नाम से पता लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तो दिया ही दिया है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आगे भी क्लियर करूंगा, और उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। कितना भी घुमा फिरा के इन दोनों पे पूछ ले, या फिर कोई भी रिएक्शन जो इस चैप्टर की है, अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, तो मैं पहले से वो सारी चीज़ आपको बता के चलूंगा कि देखो इस रिएक्शन को एक सिंपल नज़र से मत देखो, अलग अलग नज़र से देखोगे, आपको बहुत कुछ नजर आएगा, है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि भैया फेरस सल्फेट था FeSO4, है ना, इसको ऊष्मा दे दी यानी हीट दे दी। अब क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, है ना, या फिर वियोजन हो जाएगा इसका। किस किस में, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात तो हमेशा ये याद रख लेना कि यहाँ पर जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं, इसके बारे में पूछा गया कई बार। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, समझ में आ गई बात। और एक सॉलिड कंपाउंड बनता है Fe2O3। ठीक है, इसी तरह से अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, डिटेल में मत लेना। ठीक है, बस अगली स्लाइड पे ही है, पर ये रिएक्शन देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये वियोजन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन इनको ब्रेक करने के लिए हमें गर्मी देनी पड़ रही है। गर्मी यहाँ से रिलीज नहीं हो रही है, हमें गर्मी देनी पड़ रही है, इनको गर्म करना पड़ रहा है। तो जिसमें हमें खुद ऊष्मा देनी पड़े ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, रिएक्शन हो, है ना। तो वहां पर जो रिएक्शन होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए कि इन्होंने ऊष्मा सोख ली, ऊष्मा सोखी तब ये ब्रेक हुए, तो इसलिए इसको ऊष्मा सोखी ऊष्मा शोषी, है ना। तो ऐसे याद रहेगा आपको, यानी इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। एक बात और याद रखना सर, है ना, कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, है ना। कई बार आपसे पूछ लेंगे
चूने के पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो कौन कौन से दो अलग कंपाउंड बनते हैं, फिर उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि चूने का पत्थर था क्या, भाई आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ रखा है बस, है ना, चूने का पत्थर उसको वही कहते हैं, आपको पता ही नहीं है, तब वहाँ पे आप गड़बड़ा दोगे चीज़ों को। ठीक है, इसलिए आप याद रखना चूने का पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब जरा ये जो रिएक्शन है ये वाली और ये वाली, इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं किस किस तरह के। पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, है ना। देखो जो ये FeSO4 को ब्रेक किया जा रहा है उष्मा की मदद से, है ना, इसके बारे में अगर आपको इतना आपने पढ़ लिया जो मैंने यहाँ पे लिखी 3-4 लाइन, तो समझ लो क्लास 10th लेवल पे इस अभिक्रिया से जो भी सवाल पूछेंगे आप कर लोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था कि भैया फेरस सल्फेट था, आपने इसको हीट किया, है ना, गर्मी दी आपने, तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। मैंने आपको क्या बोला, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी गैस निकलती हैं, तो वो तो आपको पता लग गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखना इस बात को। ठीक है, MCQ में पूछ लेंगे। अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखो जो ये फेरस सल्फेट है ना, जब ये हवा में मौजूद होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इस तरह से होता है ये FeSO4, ये इस फॉर्म में मौजूद नहीं होता सर। जैसे आप इसको हवा में रखोगे हवा से नमी एब्जॉर्ब कर लेगा, कितने H2O, 7 H2O एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो होगा क्या, जब हम पहले हीट कर रहे होंगे ना इसको, तो ये डायरेक्ट ऐसी फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब ऐसी फॉर्म में नहीं रहा होगा, पहले तो ऐसे रहा होगा ना। जब ये ऐसे में रहता है तो इसका कलर होता है हल्का हरा। देखो यही सब चीजें आप याद रखो, कौन कौन सा कलर कहाँ कहाँ पे था, तब आप कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लें आप बता दोगे। तब इसका कलर कैसा था, हल्का हरा था सर, है ना। इसको क्या किया इन्होंने, इसको हीट कर दिया भाई, इसको गर्मी दे दी, है ना, इसको उष्मा दे दी। अब क्या होगा, अब ये H2O वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जब ये H2O वाष्प बन के उड़ जाएगा तब क्या बचेगा, है ना, तब बचेगा निर्जलीय। निर्जलीय मतलब इसमें जल नहीं है, निर्जलीय फेरस सल्फेट FeSO4, वो जलीय फेरस सल्फेट है, यानी उसके अंदर पानी है, जल है ना। ये निर्जलीय फेरस सल्फेट जो बचा, इसको और हीट जब करोगे तब ये इसमें ब्रेक होता है। और याद रहे कि उसका कलर कैसा था, हल्का हरा, है ना। लेकिन जब पानी उड़ गया, है ना, जब आपने उसको हीट कर दिया, जब आपने उसको हीट कर दिया और पानी उड़ गया भाई साहब, तब ये जो फेरस सल्फेट निर्जलीय वाला है इसका कलर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कहानी बना देंगे, इस कलर का ये था, उसको हीट किया तो इस कलर का हो गया, उसको और हीट किया तो ऐसे से ब्रेक हो गया, है ना। तो ऐसे आपको कहानी पता होनी चाहिए। इसका कलर हल्का हरा था, है ना, ये सफेद कलर में ब्रेक हो गया सर। ठीक है, तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्म करने पर, देखो जो चीज मैंने समझा वही लिखा हुआ, गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट है ना, 7H2O के साथ, ठीक है, इसका कलर हल्का हरा था, लेकिन गर्म करने पर इसे पानी के क्रिस्टल्स को, ये जो इसके क्रिस्टल है पानी को खो देंगे, है ना, पानी को ये खो देते हैं और निर्जल फेरस सल्फेट बनता है। निर्जल फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, जिसके पास H2O नहीं है, तो ये सफेद कलर का होता है। तो ये हल्के हरे कलर का था, पानी जब उड़ गया तो ये सफेद कलर का बन गया, समझ में आ गया। इसीलिए जो फेरस सल्फेट था उसको हीट करने में पहले उसका रंग हल्के हरे से सफेद में बदलता है, और फिर और आगे गर्म करोगे और आगे गर्म करोगे तो जो निर्जलीय फेरस सल्फेट है, जो रिएक्शन आपसे दी गई है ना, वो यहाँ से चालू है, निर्जलीय फेरस सल्फेट को गर्म करने से। इसके पीछे की कहानी यहाँ पे नहीं दी गई है ना, आपके एनसीईआरटी में सीधा ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो जो ये निर्जलीय फेरस सल्फेट है ये विघटित होगा, ये ब्रेक होगा, और ये भूरे रंग का एक ठोस पदार्थ बनाएगा, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, भूरे रंग का, याद रखना। ठीक है, यानी इसका कलर कैसा है, भूरा। कहानी सुनाएंगे आपको ऐसे पेपर में कि एक कंपाउंड है X, है ना, जिसका कलर हल्का हरा है, उसको हल्का सा हीट करते हैं तो वो एक Y बनता है, Y का कलर सफ़ेद है, उसको और हीट करते हैं तो, है ना, WPQ बनता है, जिसमें P और Q गैसें हैं, W एक भूरे रंग का पदार्थ है। ऐसे कहानी बना देंगे भाई साहब। तो आपको पता होना चाहिए W क्या है ना, W भूरे रंग का जो पदार्थ है फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह से घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ लेंगे। और जो दो गैसें थी P और Q, वो क्या है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने 3 कलर देखने को मिल रहा अपने को, है ना। ये जो था हल्का हरा, ये जो बना सफेद कलर का, ये जो होगा ये भूरे कलर का। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो क्लास 10th लेवल पे इससे ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। इतना अगर आपको आता है तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लें, आपके दिमाग में आ जाएगा कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है। ऐसे ही जो दूसरी वाली रिएक्शन थी, है ना, अपघटन अभिक्रिया की मैंने आपको दिखाई थी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये तो आपको पता ही लग गया कि यार कैल्शियम कार्बोनेट का सिंपल कॉमन नाम जो है आम बोलचाल की भाषा में चूने का पत्थर है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला है ना, जो आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना के रूप में जिसको जाना जाता है ना। ये तो खैर मैं बता चुका हूँ तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है ना। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका इस्तेमाल है ना, जिसको बिना बुझा चूना के रूप में जाना जाता है, इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। तो अभी तक आपने ये देखा कि देखो ध्यान से देखना फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में होता है। लेकिन अगर इसी को हम पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो बुझा हुआ चूने का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी के जलीय विलयन का है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सफेदी करने में होता है। और फिर आपने एक और चीज़ सीखी, याद करते चलो, मैं रिकॉल करते चलो है ना, कि जब इसकी सफेदी हो जाती है तो दीवारों पे आपने पोत दिया इसका जलीय विलयन, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण दीवारों पे थोड़ा एक्स्ट्रा सफेदी आती है, 2-3 दिन के बाद चमक आ जाती है। और है ना, तो ये चीज़ें भैया इस तरह से पढ़ोगे ना, तब आपसे कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाए आप बता दोगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब इसका आंसर मैंने लिख दिया है, बट हटा देते थोड़ी देर के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि देखो पिछली स्लाइड पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, है ना। पिछली स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाएंगे ताकि आप देख के पढ़ पाओ जब आप है ना जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे होगे। तो फिलहाल मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब मैंने वो आंसर इसलिए लिख दिया ताकि जब मैं करूँगा तो बहुत सारी जगह घिच-पिच कर दूंगा यार, तो आपको हो सकता है उतना अच्छा ना लगे पढ़ने में, इसलिए साफ सुथरा यहाँ लिखा रहेगा, इसको पढ़े रहने दो भैंस की आंख। यहाँ पे अपन घिच-पिच करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरणों में रूपांतरित करें और फिर उन्हें संतुलित करें। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये सीबीएसई 2026 के सेट 1 और सेट 2 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब कई सीरीज में आते हैं सेट, वो एक अलग बात है, बट ये पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो यार, ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है, बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। मैंने इसीलिए आपको बता दिया भाई कि यार देखो, है ना, कि यार देखो यहाँ पर आप सारी रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना था ना। बिना बुझा चूना समझ में आ गया होगा आपको। बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जा रही है, आ गया ना। अभी मैं अवस्था नहीं लिख रहा कि सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है वो सब नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। इसमें पानी मिलाया जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि जब इसमें पानी मिला रहे थे तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और ऊष्मा भी निकल रही थी, ये भी आपने देखा था, है ना। ऊष्मा भी निकल रही थी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया था, है ना। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो जिन बच्चों ने आरएम बैच लिया हुआ है उन्होंने लेक्चर नंबर 2 भी देखा होगा, है ना। उनको मैंने बैलेंस करने का यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का बहुत ही शानदार सा मेथड बता रखा है, ठीक है, ठीक है। जब भी आप वो लेक्चर देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। उसमें सबसे मेन बात मैंने क्या बताई है कि भैया देखो, सबसे पहले आप धातु को बैलेंस किया करो। तीर एंड तुक्का मेथड ही लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, बस उसका एक थोड़ा उसमें सुधार करते हुए हम क्या करते हैं कि पहले धातु को अगर आप बैलेंस करोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। हालांकि ये रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस दिख रही है ना। कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस है, H2 है बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस है, ये तो खैर पहले से बैलेंस है। खा पे आते हैं सीधा, है ना। पार्ट खा की बात करते हैं यहाँ पे हम सीधा सीधा, ठीक है। का वाला हिस्सा हो गया। खा वाले की बात करें तो खा में क्या बोल रहा है, प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस मतलब भैया CH4 की बात की जा रही है, ठीक है। इसका जलना है ना, मीथेन, इसका जलना मतलब, जलने का मतलब मैंने भी क्या बताया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। तो यार जब इसको इसमें रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस में पानी बनता है। अब जला ही रहे हो तो इसमें से ऊर्जा भी निकलती है, इसमें से ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक है, इसमें से ऊष्मा निकलती है। बात समझ में आ गई। अब हमें इसको बैलेंस करना है तो इसमें धातु तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे बाद में करना, उसके अलावा देखो क्या कार्बन है ना। तो कार्बन एक बैलेंस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की किसी भी कर लो, है ना। हाइड्रोजन देखो कितना है, 4, H4 है, H यहाँ पे 2 ही है ना, H यहाँ पे 2 ही है। तो एक काम करो यहाँ पे इसको डबल कर दो। जैसे आपने डबल किया तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पे H कितना है, 4 है भाई, ठीक है यार, काम बन गया। अच्छा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर O2 है, और इधर डबल करोगे तो ये तो डबल होगा ही, H साथ साथ O भी डबल हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 हो गए, यहाँ पर 2 है, तो इसको भी डबल कर दो यार, 2 दूनी 4। अब देखो सब बैलेंस हो गया। कार्बन एक बैलेंस है,
हाइड्रोजन 4 है ना, 2 दूनी 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं अगले हिस्से की, गा पार्ट की बात करते हैं, है ना। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, फेरस सल्फेट का ऊष्मीय अपघटन। तो अभी तो आपने देखा था यार, फेरस सल्फेट कुछ ये होता है, इसका ऊष्मीय अपघटन कहने का मतलब है कि इसको आप ऊष्मा दे रहे हो भाई, हीट दे रहे हो, तब इसका अपघटन हो रहा है, मतलब ये ब्रेक हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि याद रखना किस किस में ब्रेक होता है, ये किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Fe2O3 जो कि भूरे रंग का था, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो मैंने क्या बोला यार, सिंपली पहले धातु पे फोकस करो, Fe, ठीक है, Fe2 है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको डबल करो भाई, पूरे कंपाउंड को ही करना पड़ेगा। अब Fe2 और 2 Fe हो गया बैलेंस, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बचा के रखा करो बात के लिए। पहले और कुछ दिख रहा है, सल्फर, तो सल्फर देखो 2 इंटू में सल्फर का भी डबल हो गया ना भाई, 2 हो गया, यहाँ पर भी एक 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन ही तो बचा है, ऑक्सीजन कितना है भैया, 2 का 4 गुना कर दो 8, यहाँ पर कितना है 3, 2, 5, 3, 8, मतलब सब कुछ बैलेंस है भाई, सब कुछ बैलेंस है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा था ना, कौन सी भैया, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देख लो यार, है ना, उसी पे ये क्वेश्चन आ गया जो कि अभी कब पूछा गया, 2026 में, ठीक है। मतलब अभी जो आप क्लास 9 का पेपर दे रहे थे फाइनल, तो जिन बच्चों ने क्लास 10 का उस टाइम दिया उनसे पूछा गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। आप चाहो तो अवस्था भी लिख लेना। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आपने ये 2-3 पॉइंट समझ लिए, तो इस रिएक्शन से भी अगर कितना भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आप बता दोगे। आपकी एनसीईआरटी की ये रिएक्शन है ना। इसमें देखो एक पदार्थ है, एक से ज़्यादा में ब्रेक हो गया, मतलब ये भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ही है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है भाई साहब, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस, है ना, ये है। इसको जब तापमान हीट दिया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इसमें भी पूछते हैं कि कौन सी गैस निकलती है जब इसका तापन किया जाता है, तो है ना। तो आप याद रखना अच्छे से कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। इस पे ये 2-3 पॉइंट और याद रखना कि लेड नाइट्रेट सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है भाई। लेड नाइट्रेट के विघटन पे, ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ना, पहला तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, लेड नाइट्रेट के विघटन पर 2 गैसें निकलती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और ऑक्सीजन गैस यानी कि O2, है ना। कौन कौन सी गैस निकलती है, इस पे MCQ पूछा गया अभी 2026 वाला एग्जाम हुआ था जो, ठीक है, उसमें ही, ठीक है। तो या एक बात या और याद रखना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है भूरे रंग की गैस होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या, विघटन के बाद पीले रंग का ठोस पदार्थ बचता है जो कि लेड ऑक्साइड है ना। ये जो है लेड ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पीला, इसका कलर कैसा होता है, पीला, है ना। और इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रही हैं तो ये देख लो यार, ये CBSE 2026 है ना, 2025 गलती से लिख गया ये, है ना, 2026 में सेट 1, 2, 3 तीनों में आया था MCQ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई लेड नाइट्रेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर कौन सी गैसें मुक्त होती हैं, कौन सी गैसें मुक्त होती हैं भाई, अभी आपने देखा था, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑप्शन डी सही है ना। लेड नाइट्रेट था, इसको गर्म किया तो कौन कौन सी गैस निकल रही थी, PbO तो सॉलिड है ना, कौन कौन सी गैस निकल रही थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो यार ये देख लो, है ना, मैं कह रहा हूँ कि अब इससे घुमा, ये आपने पॉइंट सही से कर लिया है ना। अब कितना भी घुमा फिरा दे कि एक कंपाउंड है ना, लेड का जो कि सफ़ेद कलर का है, उसको गर्म किया जाता है तो 2 गैसें निकलती हैं और एक पीले रंग का सब्सटेंस बचता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि पीला कलर क्या था, है ना, गैस कौन सी थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2012 में पूछा गया है और भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने सिर्फ 2012 लिखा है तो ये मत समझना कि सिर्फ 2012 में ही पूछा गया, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे इस साल भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए।
यहाँ पे क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले। यहाँ कह रहा है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर है ना, उसको क्वथन नली में लिया गया और क्वथन नली को आग पर गर्म कर दिया गया। ठीक है, अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है, पहले पार्ट में कह रहा है निकलने वाले धुएं और बचे हुए अवशेषों का रंग बता दो। दूसरे में क्या कह रहा है कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण बताते हुए रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, उसका प्रकार भी बता दो। ठीक है, तो यार एक बात बताओ कि यहाँ पर किया क्या गया है ना, अभी जो आंसर लिखा है इसको मत देखो। यहाँ पे आपके पास था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मतलब क्या हो गया, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस, है ना, ये है आपके पास। ठीक है ना, PbNO3 ट्वाइस ये है आपके पास। इसको क्या किया गया भैया, इसको गर्म कर दिया गया है, मतलब इसको ऊष्मा दे दी गई, है ना, इसको गर्म किया गया मतलब ऊष्मा दी गई। तो अभी इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ना, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये, पहली बात तो ये लेड का ऑक्साइड बनाएगा PbO, है ना, लेड का ऑक्साइड बनाएगा PbO, और ये पीले कलर का होता है लेड का ऑक्साइड, याद रखना। ठीक है, साथ में कौन कौन सी गैसें निकलेंगी, अभी हमने इस पर एक MCQ भी किया था, है ना, NO2 निकलेगी और O2 निकलेगी, है ना, NO2 और O2 निकलेगी। अब खास बात क्या है सर, यहाँ पे देखो जरा आप, है ना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब ऐसा होगा तो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, इसका कलर होता है पीला, ठीक है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है इसका कलर होता है भूरा, क्योंकि हमें कलर बताने जो चीज़ें बची हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो आंसर में जब आप लिखो तो कैसे लिखोगे कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये निकलता है, और पीले रंग का, है ना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, और पीले रंग का अवशेष यानी कि PbO जिसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ये बचते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया आपको देखते समझ आ गया होगा कि भैया अलग अलग पार्ट में टूट के नए नए कंपाउंड बन रहे हैं एक कंपाउंड से, तो मतलब ये क्या है, ये अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको संतुलित करना तो यार संतुलित रासायनिक समीकरण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप संतुलित करना मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा। लेक्चर नंबर जो 2 था, याद करो आप, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई हैं, जिन्होंने आरंभ बैच ज्वाइन किया उसमें, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करना आ गया होगा, क्योंकि मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनकी वजह से आप आसानी से, है ना, क्लास 10th लेवल पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना, उनको आप बैलेंस कर पाओगे, संतुलित कर पाओगे। तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखो अगली जो एक अभिक्रिया है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वियोजन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि भैया एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दो जहाँ पे जो वियोजन हो रहा हो या अपघटन हो रहा हो वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो रहा हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, ये क्रियाकलाप 1.8 भी है आपका, इसमें आपको एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, है ना, सिल्वर का क्लोराइड, Ag क्या है, सिल्वर, है ना, इसका क्लोराइड AgCl। ठीक है, तो AgCl लेना है आपको चाइना डिश में, और इसको धूप में रख देना, सूर्य के प्रकाश में रख देना। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, जो AgCl है सूर्य के प्रकाश पाते ही उसमें से Ag और Cl2 गैस अलग हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो AgCl है ना, जो AgCl है ये सफ़ेद कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है ना, लेकिन जब यहाँ पे Ag और Cl2 अलग हो गए हैं, जो Ag है इसका कलर होता है धूसर, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, है ना, बिल्कुल वाइट नहीं, थोड़ा थोड़ा, है ना, मटमैला टाइप का। ठीक, तो यहाँ पे श्वेत कलर किस में चेंज हो रहा है, दूसरे कलर में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका कलर क्या है, तो भैया AgCl कलर श्वेत था, है ना, बाद में हमने जो कलर को देखा वो कैसा हो गया, दूसरा दिखने लग गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, है ना, श्वेत यानी सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है ना, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जा रहा है। मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के कारण संभव हो पा रही है, इसके बारे में पूछा जाता है, आप याद रखना। इसी तरह से एक और रिएक्शन है सर, अगर आप सिल्वर का ब्रोमाइड ले लो ना, AgBr, ठीक है, और इसको भी सूर्य के प्रकाश में रख दो, तो फिर से Ag अलग और Br2 अलग हो जाएगा, है ना, Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। आप याद रखना, इस अभिक्रिया का इस्तेमाल, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है ना। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जा रहा है, एक बात याद रखना, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो Br2 गैस बन रही है ना भाई, है ना, ये लाल भूरे कलर की होती है, ये भी याद रखना। कई बार आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको ये क्लू काम आएगा कि भाई लाल भूरे रंग की गैस निकलती थी और जो कंपाउंड था उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सेम क्वेश्चन पूछा गया ये वाला,
है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, हालांकि फिर से बोल रहा हूँ ये कई बार पूछा गया है ना, सिर्फ 2012 की बात नहीं है, बट मैंने यहाँ पे है ना बहुत सारी ईयर लिखे नहीं है। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, है ना, इसमें कह रहा है कि धातु का कोई नाइट्रेट है P, ठीक है, इसके जलीय विलयन का घोल सोडियम ब्रोमाइड घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिसमें पीले रंग का अवक्षेप यौगिक क्यों बनता है, किस कलर का बनता है, पीले कलर का, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर जो Q है ना, सूर्य के प्रकाश में आने पर जो Q है, ये अपघटन अभिक्रिया से गुजरता है और इसमें मौजूद धातु के साथ साथ लाल भूरे रंग की गैस बनती है। आपको क्लू मिल रहा होगा कि अब किस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, P और Q को पहचानो और रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, और 2 श्रेणियों की सूची बनानी जिसमें इस प्रतिक्रिया को रखा जा सकता है। तो देखो यार, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मान लो नहीं समझ में आए, है ना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है और बच्चे का दिमाग कंफ्यूज होता है ऐसे क्वेश्चन में, खास करके अगर साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, तो होता ही है दिमाग खराब। तो ना इसको आप पहले आप क्या करना, रफली जल्दी जल्दी लिख लेना कि क्या क्या कह रहा है, रफली लिख लो। देखो P था, P क्या था यहाँ पे अपने दिमाग में रखना, P क्या था, धातु का नाइट्रेट था। P क्या था सर, धातु का नाइट्रेट है, धातु का नाइट्रेट है, फिर से बोल रहा हूँ, है ना, कौन है, P, इसका जलीय विलयन है, मतलब एक्वस फॉर्म यानी जलीय विलयन है ना। तो P के साथ जब भी सोडियम ब्रोमाइड का जलीय विलयन है ना, NaBr, इसके साथ इसको रिएक्ट कराया जाएगा, तो कह रहे हैं कि Q बनता है। अब Q के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक तो ये पीले कलर का है, दूसरी बात इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में, है ना, दूसरी बात इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, फोटोग्राफी में किया जा रहा है। ये 2 बातें तो पहले में बताई गई थी। इसके बाद हमसे क्या बोला, इसके बाद, है ना, हो सकता है कुछ और भी बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा, बट हमें अभी इतना ही बताया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि जो Q है, जब इसको धूप में रखते हैं, है ना, यानी जो Q है ना, इसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, इसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो यहाँ पर, है ना, अपघटन अभिक्रिया होती है ना, अपघटन अभिक्रिया होती है, यानी कि एक पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से ज़्यादा, अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हम आगे बात करेंगे, है ना, मतलब कम से कम 2 तो बनेंगे, है ना, पदार्थों में ब्रेक हो जाता है, जिसमें से एक लाल भूरे रंग की गैस है। मान लो कि ये वाला जो चीज़ है गैस है, और इसका कलर कैसा है, लाल भूरा, इसका कलर कैसा है भाई साहब, लाल भूरे कलर का है। बात समझ में आ गई। अब हमें बताना है कौन क्या है, तो बहुत आसान सा है यार, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इस वाले रिएक्शन का इस्तेमाल, है ना, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि जो, है ना, धातु है वो तो सिल्वर होगी, क्योंकि इसमें सिल्वर आ रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लाल भूरे रंग की गैस की भी बात की गई है, तो देखो जब इसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो ब्रेक होता है, ये लाल भूरे रंग की गैस भी बनती है ना, जो बाद में हमसे बोला गया था। लाल भूरे रंग की गैस मतलब क्या है, वो Br2 है। तो देखो Br तो कहानी में कहीं ना कहीं से यहाँ से आ रहा है ना, सब कुछ ठीक है, बस कहानी में क्या नहीं आ रहा, Ag नहीं दिख रहा, सिल्वर, यानी कि जो धातु का नाइट्रेट है ना, यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि भैया ये धातु कौन सी है, ये सिल्वर है भाई, है ना, सिल्वर, और नाइट्रेट तो यार AgNO3, है ना। इसको जब NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AgNO3 NaBr है। अब होगा क्या यहाँ पे, है ना, जो ये पदार्थ है, अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, AgBr होगा, है ना। अभी हमने देखा था ना AgBr को ही, तो जब सूरज की रोशनी मिल रही थी, है ना, AgBr को ही, तो वो Ag अलग बना दे रहा था और ब्रोमीन गैस निकल रही थी, जो Br2 को यहाँ पे हम लिखेंगे जो लाल भूरे कलर की होती है ना। मतलब ये जो Q है ना, ये क्या चीज़ रहा होगा, ये AgBr रहा होगा भाई, है ना, AgBr। साथ में देखो यहाँ से AgBr हो गया तो NaNO3 अलग बन जाएगा, यानी कि एक और चीज़ बनती है खैर इसमें, NaNO3। अगर आप पूरी रिएक्शन लिखोगे तो ये भी लिखना पड़ेगा, इसका जिक्र नहीं किया गया हालांकि क्वेश्चन में, है ना, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, बट ये हो गया। तो P क्या है, सिल्वर का नाइट्रेट है, Q क्या है, AgBr है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाल भूरे की गैस थी वो ब्रोमीन गैस है, बस यही हमें बताना था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, आप देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे कि धातु नाइट्रेट जो P है ना, जो P है वो असल में सिल्वर नाइट्रेट है। वो कौन है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 है ना। और यहाँ पर जो Q है ये सिल्वर का ब्रोमाइड है, यानी कि AgBr है, जिसका इस्तेमाल, है ना, जिसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जा रहा है भाई, जिसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जा रहा है। जो बोला था ना पीले रंग का अवक्षेप Q बनता है, तो याद रखना ये जो Q है ना, इसका कलर पीला होता है भाई। इसका कलर क्या होता है, ये भी याद रख लेना, इसका कलर क्या होता है, पीला होता है। यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ भी कि भाई इसका कलर पीला होता है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया मैंने आपको वहाँ भी लिख के दिखा दी है। और फिर जब धूप में रखोगे है ना AgBr को, तो Ag प्लस Br में ब्रेक हो जाएगा। ये जो Br2 गैस मतलब Ag प्लस Br2 में ब्रेक हो जाएगा। Br2 यानी जो ब्रोमीन गैस है ये लाल भूरे कलर की होती है, लाल भूरे कलर की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं है ना। अभी आपको शायद ये ना समझ में आया कि द्विविस्थापन क्या है, क्योंकि मैंने विस्थापन अभिक्रिया अब तक नहीं पढ़ाई। अभी विस्थापन द्विविस्थापन का पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ आएगा वहाँ पे द्विविस्थापन क्यों है। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके जलीय लवण से या जलीय लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई तत्व अपने है ना, कोई तत्व अपने है ना लवण के जलीय विलयन में होना चाहिए है ना। दूसरा तत्व आया, अगर ये तत्व ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको लात मार के भगा देगा, वहाँ खुद आ जाएगा और उसको अलग कर देगा है ना, यानी उसको विस्थापित कर देगा है ना। विस्थापित मतलब क्या, एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर दिया, तो ऐसे को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आप तभी आप अच्छे समझ पाओगे जब आपको ये पता होगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व ही कम को मतलब वहाँ से हर विस्थापित कर पाएगा। तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ याद रखनी है। अब इस सीरीज़ को याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने पहले से बना रखा है ना। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी, यानी जितना ऊपर, जो ज़्यादा ऊपर वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। यानी कि पोटेशियम इसमें जो भी जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, इसी तरह से जितना नीचे उतना कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बनाया हुआ है इस पर एक शॉर्टकट है ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe है आयरन, और ये कॉपर का सल्फेट है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी जलीय विलयन में। ठीक है, जहाँ भी आपको AQ मिल जाए समझ जाना कि वहाँ पे जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या Fe प्लस CuSO4। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, Fe यहाँ पे आ रहा है और Cu यहाँ पे आ रहा है, मतलब Fe ज़्यादा तगड़ा है, मतलब अभी Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है Cu के मुकाबले। तो आसानी से Fe क्या कहेगा, इसको लात मार के भगा देगा हट बे, और खुद उसकी जगह आ जाएगा। यानी SO4 के साथ पहले Cu था, तो यहाँ पे देखोगे SO4 के साथ Fe आ गया, Cu बेचारा अलग हो गया, कमज़ोर था, कमज़ोर के साथ यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ZnCuSO4 है, तो जिंक इससे भी ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा विक्रियाशील है, तो यहाँ पे SO4 के साथ Zn आ जाएगा, Cu बेचारा अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें तो, अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए FeSO4 था, अब यहाँ पे Cu आया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी है ना, कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि Cu चाहते हुए भी Fe को हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि Cu तो कमज़ोर है ना उससे, ठीक है ना, कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इस तरह से नीचे भी आप एक रिएक्शन देख सकते हो। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे कम अभिक्रियाशील तत्व है Cu, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है Fe, और CuSO4 क्या है, इस कम अभिक्रियाशील तत्व के लवण का जलीय विलयन है ये। तो यहाँ पे आराम कर रहा था, इसने आया और भगा दिया इसको यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में अगर यहाँ तक आई है तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो हमने वहाँ पे उदाहरण देखा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे कह सकते हो आप है ना, आयन का आदान प्रदान होता है, इसके आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास। ठीक है, यानी कि दोनों जगह से चीज़ें विस्थापित हो रही होती हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सर यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे Na2SO4 प्लस में BaCl2 था। अब अगर आप देखोगे ना तो Na के साथ SO4 आ रहा है और Ba के साथ Cl आ रहा है, जबकि अब आगे देखोगे तो उलट जाएगा है ना। जो Ba के साथ था वो Na के पास चला जाएगा, Ba के साथ Cl था, तो यहाँ पे देखोगे Ba के साथ SO4 आ गया, SO4 तो Na के पास था, तो ये SO4 जो है ना, ये किसके पास चला गया भाई, ये Ba के पास चला गया, तो BaSO4 बन गया, और Cl किसके पास आ गया, Na के पास आ गया, तो यहाँ पे NaCl बन गया। अब आयनों का आदान प्रदान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो जब ब्रेक होंगे तो पहले आयन बनेंगे है ना, यहाँ से Na से Na पॉजिटिव बन जाएगा है ना, SO4 से SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे BaCl2 है ना, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होगा। तो जो आयन होंगे ना, Na प्लस Cl माइनस के साथ क्या बना देगा, NaCl, 1 प्लस 1 माइनस है ना, और BaSO4 क्या बन जाएंगे यहाँ पे,
तो इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम बोलते हैं द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों जगह से विस्थापन हो रहा है, इधर वाला विस्थापित होकर उधर जा रहा है, उधर वाला विस्थापित होकर इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसके द्विविस्थापन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो आपको इस क्वेश्चन में अब समझ में आ गया होगा जो हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर कहाँ गया, ये जो अभिक्रिया है जो मैंने लिखवाई थी इसमें द्विविस्थापन हो रहा है भाई, है ना। Ag के साथ NO3 था, तो यहाँ पे देखोगे यार NO3 तो Na के पास चला गया, और Na के साथ Br था, अब आप देखोगे Ag के पास Br आ गया, है ना। आयन का आदान प्रदान हुआ है दोनों के साथ, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि दोहरी विस्थापन है, इसलिए बोला गया था उस वाले क्वेश्चन में, है ना। हो सकता है उस वक्त ना समझ में आया, इसलिए अब मैंने बता दिया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अलग अलग पार्ट में पूछा गया है, और ये अभी पूछा गया है 2026 में भाई, है ना। अभी मतलब आपसे पहले जो बच्चे एग्जाम दे के गए ना, जो अपने 9th का एग्जाम दिया, जो बच्चे 10th में थे, है ना, जब आप 9th का एग्जाम दे रहे थे, तो जो बच्चे 10th में एग्जाम दे रहे थे उनसे ये पूछा गया सवाल, 3 नंबर में आया था ये, ठीक है ना, 3 नंबर में आया था सेट 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है। तो यार अभी आपने देखा था ना विस्थापन अभिक्रिया, लोहे की कील थी, उसे कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें डुबा दिया गया, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन, ये एक्वस फॉर्म में है ना, अभी मैं लिख नहीं रहा यार, वो आगे अच्छे से लिखा हुआ आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा बेचारा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब इसको अच्छे से कैसे लिखना है यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अगर मैं घिच-पिच कर दूँ तो इसलिए नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप पढ़ लेना बाद में यार, ठीक है ना, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तब क्या होता है ना, क्योंकि लोहा अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है भाई, है ना। तो विलयन का रंग नीला जो रंग है वो हल्का हरा हो जाता है ना, ठीक है, मतलब क्या कि इसका कलर क्या था, नीला, है ना, और ये कैसे कलर का हो जाएगा, हल्का हरा। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ठीक है ना, अगला क्या कह रहा है ना, यहाँ पे बस समझाऊंगा मैं, वहाँ पे सही से लिखा हुआ है तो वहाँ से पढ़ते रहना। चलो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है तब क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है भैया कि अगर आपने लेड नाइट्रेट लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, है ना, तो PbI2 बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यानी कि जब लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है तो पीले रंग का जो लेड आयोडाइड है, ठीक है ना, ये बनता है, पीले कलर का लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है भैया। ये जो एरो नीचे ना, इसका मतलब अवक्षेप है, जल में अघुलनशील पदार्थ बना है कुछ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश डाले, तो अभी हमने देखा था यार, है ना, सिल्वर क्लोराइड है ना, तो AgCl है ना, इसको जब करोगे तो Ag और Cl2 बन जाएगा, यहाँ लिख लेना सूर्य का प्रकाश, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि भैया ये अभिक्रिया देख लो, ये अभिक्रिया देख लो, इन दोनों अभिक्रियाओं में से अलग अलग विकल्प दिए गए, कौन सा होगा, है ना। तो यार ज़्यादातर द्विविस्थापन के बारे में या विस्थापन के बारे में पूछा गया। तो देखो यार, ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ना, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, दोनों ही क्या है, द्विविस्थापन है। क्यों, देखो Ag के साथ NO3 था, तो यहाँ पे NO3 Na के साथ आ गया, Na के साथ Cl था, तो यहाँ पे जो Cl है देखो Ag के पास चला गया, मतलब इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास। ऐसे ही आप नीचे भी देख लो यार, है ना, K के साथ SO4 था पोटेशियम के पास, अब SO4 कहाँ चला गया, Ba के पास, है ना। Ba के पास क्लोरीन था, अब वो कहाँ चला गया, पोटेशियम के पास, है ना। तो आयन का आदान प्रदान दोनों में हुआ है। तो पहली बात तो दोनों विस्थापन अभिक्रियाएं भी हैं, और दूसरी बात क्या है कि भैया दोनों क्या है, ये दोनों अवक्षेप अभिक्रिया भी है ना। और क्या पूछा गया है, अवक्षेप मतलब जिसमें कोई अवक्षेप बनता है, अघुलनशील पदार्थ बनता है। तो AgCl भी अवक्षेप है, BaSO4 भी अवक्षेप है ना, ये बनते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें दोनों चीजें लिखी हों, दोनों द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, है ना, 1 व 2 दोनों द्विविस्थापन है, ठीक है, और अवक्षेपन अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी, है ना, ये वाला। अगर आपको इसको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि दोनों अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए वे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। साथ ही दोनों में अवक्षेप बनता है ना। AgCl जो होता है ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप होता है, अघुलनशील पदार्थ, ठोस पदार्थ, और जो BaSO4 होता है ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है ना, कि ये दोनों है। ठीक है, तो दोनों जो अभिक्रियाएं हैं अविक्षेप अभिक्रियाएं भी हैं, मतलब क्या, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों द्विविस्थापन और अवक्षेपण दोनों अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
अब अगला पढ़ना हमें उपचयन अपचयन क्या होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। देखो, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो जाए उसको हम बोलते हैं उपचयन। पहले उपचयन के बारे में समझ लो, फिर अपचयन की बात करेंगे। मैंने क्या बोला कि भाई ऑक्सीजन किसी में ज़्यादा हो जाए, है ना, ऑक्सीजन प्लस हो जाए और हाइड्रोजन माइनस यानी कम हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपचयन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का ग्रहण, मतलब ऑक्सीजन कोई ग्रहण कर ले, है ना, ले ले, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर हाइड्रोजन का वियोजन हो जाए, हाइड्रोजन वहाँ से कम हो जाए, है ना, रिएक्टेंट में से हमें रिएक्टेंट को देखना है जो अभिकारक है उसमें। अगर अभिकारक में से किसी में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई प्रोडक्ट बनते हुए, है ना, यानी कि जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है ना, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। अगर कम हो गई तो हम बोलेंगे कम हो गया, इस तरह से, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन को कोई गंवा दे। अभी ये इलेक्ट्रॉन को गंवाने वाला सीन अभी हम क्लास 10th लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, हम ना, ये जानकारी के लिए बस मैंने बता दिया। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों को देख के बनाना है, ठीक है ना, जो भी आप सॉल्यूशन करोगे इनको देख के सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो CuO2 है, तो यहाँ पर क्या इसके पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं। कॉपर के पास ऑक्सीजन तो नहीं है ना, सिर्फ कॉपर है, लेकिन जब कंपाउंड बना तो CuO बना है सर। अब देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, जबकि यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका जो रिएक्टेंट में उसको बोलोगे, यानी कॉपर का, है ना, कॉपर का Cu का यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है ना, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पर है वो क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है ना, ये जो अभिक्रिया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, CBSE 2011 में, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, है ना, इस तरह से पूछा था, वो कितना घुमा फिरा के, कि आपने देखा होगा कि जब तांबे के पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाता है तो तांबे के पाउडर की सतह पर काले रंग का पदार्थ चढ़ जाता है। यह काले रंग का पदार्थ कैसे बनता है, ये काले रंग का पदार्थ क्या है, होने वाली अभिक्रिया को भी लिखना है, ठीक है। तो यार देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना, भाई कॉपर है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, ये क्या होता है, ये काले रंग का होता है भाई, ठीक है। तो जब तांबे के पाउडर को गर्म किया जाता है ना, इसको हीट किया गया भाई, है ना, यहाँ पे हीट लिख लो, ठीक है, गर्म किया जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके कॉपर का ऑक्साइड बना देता है, और जो कि ये काले कलर का होता है, ठीक है। तो मतलब काला वाला जो पदार्थ है वो Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, और अभिक्रिया ये रही जो मैंने वहाँ पे आपको लिख के दिखाई, है ना, यहाँ पे संतुलित भी कर दी है। बात समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं अपचयन की, है ना। ऑक्सीडेशन तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रही है, जैसे कॉपर अभी ऑक्साइड हुआ था, है ना, Cu+O2 CuO हो गया था, है ना। रिडक्शन या अपचयन में उसका उल्टा होता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। अभी इलेक्ट्रॉन की बात हम खैर क्लास 10th लेवल पे नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी आ जाए, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखोगे, है ना, यहाँ पर देखो अगर आप, ठीक है, तो CuO है, यानी इस कंपाउंड में देखोगे ऑक्सीजन मौजूद है कॉपर के साथ, लेकिन जब यहाँ पर प्रोडक्ट बना तो कॉपर से ऑक्सीजन छिन गया, बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं बचा, ऑक्सीजन की कमी आ गई। किस चीज़ में, हमें रिएक्टेंट में देखना होता है, किस चीज़ से ऑक्सीजन छीना है, CuO से, तो हम बोलेंगे CuO का अपचयन हुआ है। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं Cu का अपचयन हुआ है, नहीं भाई, यहाँ से देखना होता है आपको कि किसका अपचयन हुआ है। यहाँ से देखो किसका, जिसमें से ऑक्सीजन छीनी है ना, हट गई है, तो CuO का अपचयन हुआ है ना। हम देखेंगे जो रिएक्शन होती है मेनली उसमें दोनों हो रहे होते हैं, उपचयन अपचयन दोनों ही हो रहे होते हैं। एक का अगर अपचयन होगा ना, दूसरे वाले का उपचयन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे H2 के पास तो ऑक्सीजन नहीं थी, H के पास ऑक्सीजन नहीं थी ना, यहाँ पे देखोगे तो इसके पास, है ना, क्या आ गई, ऑक्सीजन, यानी इसके लिए तो भैया ऑक्सीजन का गेन हुआ है, फायदा हुआ है ना, तो इसमें ऑक्सीजन प्लस हुई है, तो यानी इसका क्या हुआ है, उपचयन। इसके लिए ऑक्सीजन छीन ली गई है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। तो वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों ही हो रहा है असलियत में, इसको हम बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मिलके क्या बन गया, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX उठा के रेडॉक्स बोल दिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा था इसमें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और अभिक्रियाओं के उदाहरण आप देख सकते हो। ZNO, इसके पास ऑक्सीजन है, बेचारे के पास से ऑक्सीजन छीन गई, है ना, तो इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, देखो इसको मिल गई, इसका क्या हो गया, उपचयन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है,
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देख सकते हो यार आप। बात समझ में अगर आ रही है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2026 में। इसमें क्या बोल रहा है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक नंबर के 3 अलग अलग पार्ट हैं। क्या बोल रहा है ना, 26वां क्वेश्चन था, सेट मेरे ख्याल से तीनों सेट में था ये। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ZnO प्लस सी। यार एक बात बताओ, है ना, ZnO प्लस में सी, अभी हमने ये देखा भी है ना भाई। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, तो भाई यहाँ पे जिंक बचा, है ना, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो गया अपचयन, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया भाई, है ना, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, है ना। इसमें देखोगे प्लस में क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन के पास तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है ना, यानी कि जो कार्बन है इसका क्या हो गया, इसका हो गया उपचयन, इसका क्या हो गया, उपचयन। बात समझ में आ रही है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखी है कि ZnO का अपचयन हुआ है इसलिए ZnO अपचयित पदार्थ है, और कार्बन का उपचयन हुआ है इसलिए कार्बन उपचयित पदार्थ है ना। तो ये आपको पहला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है ना, पीछे तो मैंने समझाया था, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। संतुलित कर लो यार, है ना, लेड देखो, ठीक है, दोनों में पीबी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ PbI2 यहाँ पे I एक बार है, तो पहली बात तो यहाँ 2 लगा दोगे, है ना, तो 2 टाइम्स I हो गया I2, ठीक है ना। K भी 2 हो गया, K यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पर K2 लगा दोगे, हो गया। और क्या रह रहा है, NO3 ट्वाइस था, यहाँ पे NO3 का डबल हो गया, मतलब सब कुछ ठीक है, यानी यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, तो यहाँ से देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 2 लग गया है, यहाँ 2 लग गया है, इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वैद्युत अपघटन एवं सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन का उदाहरण दीजिए। तो वैद्युत अपघटन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है भैया, पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना, है ना। तो जो ये पानी है H2O, इसको अगर आपको ब्रेक करना हो O2 प्लस H2 में, तो यहाँ पर इसका विद्युत अपघटन कर दो, ठीक है। और प्रकाश के द्वारा तो अभी हमने सीखा था यार, है ना, चाहे आप AgCl का कर दो, AgBr का कर दो, है ना, ये आपने देखा था अभी, है ना, ये हमने अभी देखा था। तो यार वहाँ से कर लेना, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ देखो, वैद्युत द्वारा अपघटन, ये H2 वाला एग्जाम्पल हो गया, है ना। सूर्य के प्रकाश द्वारा AgCl, Ag प्लस Cl2, यहाँ सूर्य का प्रकाश लिखना मत भूलना, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देना सूर्य का प्रकाश। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचयित पदार्थ की पहचान करो। तो ये तो आसान है यार, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन एक साथ हो, है ना। तो रिडक्शन का RED रेड और ऑक्सीडेशन का OX ऑक्स, रेडॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी क्रियाएं दी गई हैं, पहला PbOC प्लस Pb प्लस CO2, है ना, ये जो दिया गया है, इसमें आप देखोगे यार, इसमें से ऑक्सीजन हट गई, यानी कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। इसमें से देखोगे इसको ऑक्सीजन मिल गई, है ना, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन। ऐसी जो दूसरी रिएक्शन है वो यहाँ पर है ना, ये वाली है। इसमें देखोगे MnO2 था, Mn के पास O2 था, यहाँ पे Mn के पास O2 नहीं है ना, तो मतलब ये जो कंपाउंड है इस बेचारे का नुकसान हो गया है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये जो पदार्थ था HCl, है ना, H के पास, है ना, यहाँ पे देखोगे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण मतलब जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, वो संक्षारण का एक उदाहरण है। ऐसी जो अन्य धातुएं हैं उनमें भी जंग जैसा कुछ लगता है, हालांकि वहाँ पे हम जंग नहीं बोलते हैं, जंग हम बेनली लोहे के केस में बोलते हैं, है ना, बट हो वहाँ पे कुछ सिमिलर प्रोसेस ही रही होती है कि आसपास की जो गैसेस हैं, नमी है, उनसे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक धातु की परत, मतलब धातु के कंपाउंड का परत बना ले रहा है वो, ठीक है, उसी को बोलते हैं संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या फिर नमी, आर्द्रता मतलब हवा में जो नमी है पानी की, ठीक है, आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है ना भैया। लोहा आपके पास था, ऑक्सीजन मिल गई, है ना, नमी मिल गई, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 इंटू में H2O। ये क्या है, वो जंग का फॉर्मूला है जो रस्ट लगता है ना, लाल भूरे कलर का। अगला क्या है, तांबे का हरा हो जाना। तांबे के बर्तन में देखा होगा आपने, हरा कलर का एक परत जम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तांबा है वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के संपर्क में आता है तो ये और ये 2 कंपाउंड बनाता है, इन्हीं का मिक्सचर जो होता है वो हरे कलर का दिखता है अपने को, ठीक है। अगला देखो, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, है ना। जो लड़कियां पायल वगैरह पहनती होंगी वो देखती होंगी, पायल कुछ दिन में काली पड़ जाती है, तो वैसा क्या होता है सर, AgH2S के साथ मिलके ये बना देता है ब्लैक कलर, इसी की वजह से हमें दिखता है, ठीक है। तो ये सब धातुओं के संक्षारण के उदाहरण हैं,
ठीक है। अब संक्षारण की रोकथाम जरूरी क्यों है? क्योंकि धातुएं नष्ट हो जाएंगी ऐसे धीरे धीरे ना। लोहे का सामान में आप देखना होगा, दरवाजा कुछ लोहे का बनवाए तो धीरे धीरे जंग लग के दरवाजा खराब होने लगता है, और भी बाकी चीज़ लोहे की खराब होने लगती हैं, तो हमें संक्षारण से बचाना होता है। तो संक्षारण की रोकथाम कैसे की जा सकती है ना? एक तरीका है गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि जैसे लोहे की जो वस्तुएं होती हैं ना, उन पर जंग आसानी से लगता है ना, और जिंक जो है इस पे जंग आसानी से नहीं लगेगा, उतना खराब नहीं होती है। तो क्या करो कि लोहे की वस्तुओं पे जिंक की पतली परत चढ़ा दो, पिघला हुआ जिंक उनके ऊपर बिछा दो, तो जिंक की एक परत बन जाएगी और लोहे का जो सरफेस है वो उसके नीचे छुप जाएगा, तो वो हवा और नमी के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर उसको जिंक ने कवर कर लिया है। और जब वो पानी और हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। तो यानी कि जो जिंक की परत चढ़ा रहे हैं इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। या पेंट कर देते हैं लोहे के सामान वगैरह पे, तो पेंट से भी क्या होता है, हवा और नमी से वो बचा रहता है, तो जंग नहीं लगता, संक्षारित नहीं होता। या मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टील जो होता है ना, वो एक मिश्र धातु है, तो लोहे पे आसानी से जंग लग जाता है, लेकिन लोहे का मिश्र धातु है स्टील, है ना, उस पर उतनी आसानी से नहीं लगता है। तो मिश्र धातु की जो बॉडी होती है वो संक्षारण को, है ना, बहुत हद तक झेल लेती है। ठीक, अगला क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो खाना बासी हो जाता है ना, तो उसमें से बदबू आती है। देखा होगा ना आपने, खाना बासी हो गया तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब खराब, विकृत हो गया, गंधित मतलब उसकी जो गंध है वो खराब हो गई, विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। तो विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा या तेल अपने गुणधर्म और स्वाद को खो देते हैं, जिससे उनमें खराब गंध, विकृत गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो उपचयित हो जाते हैं, ठीक है। उपचयन के कारण मेनली होती है, याद रखना, ठीक है। विकृत गंधिता के उदाहरण जैसे घी और मक्खन का खराब हो जाना, खाना पकाने के बाद तेल का खराब हो जाना, खाने में से बदबू आना, तले हुए खाने का खराब हो जाना, है ना। बासी खाना तो आपने देखा ही होगा, उसी की बात की जा रही है ना। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं भैया? ठीक है, पहला है प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर दो। प्रतिऑक्सीकारक वे सब्सटेंस होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिससे खाना देर से खराब हो, है ना। तो इनका इस्तेमाल कर लो, है ना। वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या उनकी क्रिया को धीमा कर देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो चिप्स वगैरह देखा होगा ना, चिप्स का पैकेट फूला फूला रहता है, हमें लगता है यार चिप्स तो थोड़ा सा इतना क्यों फुला दिया, क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। अब जब ऑक्सीजन वगैरह निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी तो वहाँ पे वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, इसलिए चिप्स ज़्यादा टाइम तक बचा रहता है खराब होने से, ठीक है। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, है ना। अब ये आप कर लेना यार, इसको आप पढ़ोगे, है ना, जो मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर है, सीबीएसई 2016 में पूछा गया था, यहाँ पर आराम से कर लोगे। विकृत गंधिता क्या है, इसको रोकने के लिए दो तरीके बताए, सीबीएसई 2012 में पूछा गया है ये सवाल, है ना, इसको भी आप कर लोगे, अभी समझाया मैंने आपको। तो यार यहाँ से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है ना। सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे साथ के साथ हमने देख लिए, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करूँगा, ठीक है। आप तैयार रहना, लेकिन हाँ एक बात याद रहे, है ना, कि ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर लेना खुद से भी, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा इस पर कुछ और क्वेश्चन भी हम करेंगे, अभी टेंशन मत लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर कॉन्सेप्ट जितने पढ़ाए तो मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक बार सभी चैप्टर का जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब हम देख लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आने होंगे मुझे तो मैं आपको और बता दूंगा आरएम बैच में। तो आप एक बात मुझे पक्का बता देना कि जिन बच्चों को भी, जो बच्चे भी आरएम बैच से जुड़े हैं, उन्हें ये बैच कैसा लग रहा है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। थैंक यू।